स्वागत है आपका सफलता क्लास अजमेर में। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अपन मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन इसके अन्य नाम या फिर प्राचीन नाम। क्या देखेंगे सबसे पहले अपन? इसके अन्य नाम या फिर प्राचीन नाम। जैसे कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है उनको देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले आएगा शिवी। क्या आएगा सबसे पहले? शिवी। ठीक है, उसके बाद में आएगा मेदपाट। क्या आएगा? मेदपाट। उसके बाद में क्या आएगा आपके? प्रागवाट। और एक नाम मिलता है इसका किव। क्या मिलता है इसका? एक नाम किव मिलता है। ठीक है, यहां तक की कहानी। ये मेवाड़ के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी देख रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने बताया कि मेवाड़ के अन्य नाम क्या क्या है। सबसे पहला नाम क्या है? शिवी। अब ये शिवी नाम कैसे पड़ा है? तो एक जनपद हुआ करता था और उस जनपद का नाम क्या था? शिवी जनपद। तो आपको पता चल गया अब इसका नाम शिवी कैसे पड़ा है या शिवी कैसे हुआ। तो नाम कैसे हुआ इसका? शिवी। यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम क्या है? शिवी। इसको कहते हैं नगरी का शिवी जनपद। क्या कहते हैं इसे? नगरी का शिवी जनपद कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में बात करते हैं मेदपाट की कि मेदपाट इसका नाम क्यों पड़ा। तो मेदपाट जो नाम पड़ा है यहाँ पर इनका, वो कारण है इसका मेर जाति की वजह से। कौन सी जाति? मेर जाति की वजह से। ठीक है, इधर का जो नाम पड़ा वो किसकी वजह से पड़ा है? मेर जाति की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? मेदपाट पड़ा है। ठीक है, वैसे जो गुहिल वंश के शासक होंगे उन्हें मलिच्छों का नाशक क्या कहेंगे? मलिच्छों का नाशक कहेंगे उनको, या मलिच्छों का नाश करने वाले की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? ये जो गुहिल वंशी राजा है इनको दी गई है। फिर एक नाम आता है प्रागवाट। प्रागवाट यहाँ का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर पठारी क्षेत्र ज्यादा था। क्या था यहाँ पर? पठारी क्षेत्र ज्यादा था, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ गया? प्रागवाट पड़ गया। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, उसके अंदर क्या नाम लिखा हुआ मिलता है? केव नाम लिखा हुआ मिलता है। तो ये मेवाड़ राजवंश के अन्य प्राचीन नाम है, जिसमें कौन कौन से नाम आते हैं? शिवी, मेदपाट, प्रागवाट और केव। शिवी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर नगरी के अंदर शिवी जनपद हुआ करता था। मेदपाट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेर जाति थी यहाँ पर। या फिर क्या कह सकते हैं, जो गोहिल वंश के शासक होंगे उन्हें क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक है, मलेच्छों के नाश करने वाले की संज्ञा दी गई है। फिर है प्रागवाट। प्रागवाट नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर पठारी क्षेत्र है इसलिए। और किव नाम अपने को कहां पर मिलता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक, उसके अंदर इसका नाम क्या मिलता है? किव मिलता है। चलो अब अपन ने ये अन्य नाम तो देख लिए, अब अपन बात करते हैं इसके क्षेत्र की कि मेवाड़ के अंदर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। देखो मेवाड़ का सबसे जो मेन क्षेत्र है सबसे पहले वो आएगा चित्तौड़। कौन सा आएगा? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में आएगा उदयपुर। क्या आएगा? उदयपुर। ठीक है, अब उदयपुर में से एक नया जिला निकल चुका है जो कि है सलुम्बर। क्या है? सलुम्बर। तो अपन यहाँ पर सलुम्बर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके आ जाएगा भीलवाड़ा। क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में क्या आएगा आपके? राजसमंद। क्या आएगा? राजसमंद। और अनुमान के अनुसार, किसके अनुसार? अनुमान के अनुसार अपन क्या मान सकते हैं? प्रतापगढ़ को मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ये इनके क्या हो गए? अन्य नाम हो गए। और यहाँ पर इनके अपन ने क्षेत्र भी लिखवा दिए, क्षेत्र क्या क्या होंगे। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि मेवाड़ की प्राचीन राजधानी क्या है, मेवाड़ की प्राचीन राजधानी, तो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी मध्यमिका। क्या है? मध्यमिका। ठीक है, मेवाड़ की प्राचीन प्राचीन राजधानी क्या है? मध्यमिका है। मध्यमिका को वर्तमान में कहते हैं नगरी। क्या कहते हैं? नगरी। जो मध्यमिका है उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। और ये कहां पर है? चित्तौड़ में। कहां पर है ये? चित्तौड़ में। आई बात यहां तक की समझ में कि जो मेवाड़ राजवंश है उसकी प्राचीन राजधानी क्या है? तो क्या है उसकी प्राचीन राजधानी? मध्यमिका है। वर्तमान में मध्यमिका को क्या कहते हैं अपन? नगरी कहते हैं। नगरी कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है मेवाड़ का, मेवाड़ राजवंश को पढ़ने का। इसके बाद में अपन उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे इनके। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के सिद्धांत। कि मेवाड़ के जब उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, तो इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति जिस जाति का है, जो व्यक्ति जिस जाति का है, या जो व्यक्ति विदेश के रहने वाले हैं उन्होंने क्या बता दिया? इनको विदेशों की संतान बता दिया। जो व्यक्ति मुस्लिम उन्होंने उनको मुस्लिम बता दिया। जो व्यक्ति ब्राह्मण है उसने इनको क्या बता दिया? ब्राह्मण बता दिया। तो मेवाड़ के राजवंश के उत्पत्ति के सिद्धांत याद करने के बहुत ही शानदार तरीका यही है कि आप क्या करो, उसमें जो व्यक्ति जिस जाति का है उस व्यक्ति ने उसको उस जाति का बता दिया। जैसे कि अपन सबसे पहले देखते हैं एक चीज कि चित्तौड़ प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? चित्तौड़ प्रशस्ति। ठीक है, जो चित्तौड़ प्रशस्ति है ये समर सिंह के समय की है। किसके समय की है? समर सिंह के समय की है। और लगभग ये प्रशस्ति 1278 की है। कब की? 1278 की है। तो जो समर सिंह की चित्तौड़ की प्रशस्ति है उसके अंदर क्या होता है? गुहिल की अनेक शाखाओं का बोध होता है। क्या होता है? गुहिल की अनेक शाखाओं का बोध होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड। क्या देखते हैं इसके बाद में अपन? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, देखो कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड क्या थे? विदेशी थे। तो अच्छे से याद रखो, अगर गोहिल वंश के अंदर आ जाए कि इन्होंने विदेशियों की संतान किसने बताया, तो कर्नल जेम्स टॉड कौन है? विदेशी है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कर्नल जेम्स टॉड क्या बताएंगे? इनको विदेशों की संतान बताएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और देखो, कर्नल जेम्स टॉड में, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम था ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या है? ज्ञानचंद्र। और ज्ञानचंद्र का मांडल में एक संग्रहालय था। ठीक है, मांडल में क्या था? उसका संग्रहालय था। उस संग्रहालय का नाम था उपसारे संग्रहालय।
क्या था? उपसार्य संग्रहालय या फिर उपसार संग्रहालय। तो जो ज्ञानचंद्र का उपसार्य संग्रहालय था, वहां पर कर्नल जेम्स टॉड ने अध्ययन करा, तो पता चला कर्नल जेम्स टॉड को कि गुहिल की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। गुहिल की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। गुहिल की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिल की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 24 शाखाओं का वर्णन किया है। और कर्नल जेम्स टॉड गुहिल वंश को क्या मानते हैं? विदेशियों की संतान मानते हैं। चलो, दो चीज पढ़ ली अपन ने, तीसरा देखते हैं। तीसरे में सबसे पहले देखो आप कि अब्बुल फजल कौन है व्यक्ति? अब्बुल फजल। ठीक है, जो अब्बुल फजल है, अब अब्बुल फजल कौन है? मुस्लिम है। तो अब्बुल फजल इनको मुस्लिम ही बताएगा, ध्यान रखना ना। अब्बुल फजल का कहना यह है कि ईरान का एक बादशाह हुआ करता था। अब्बुल फजल का कहना यह है कि ईरान का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था नौशेरवा आदिल। क्या नाम था? नौशेरवा आदिल। तो जो अब्बुल फजल है वो इन्हें बताते हैं कि ये नौशेरवा आदिल की संतान है। ठीक है, इसका मतलब मुस्लिम बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट में। अब्बुल फजल की बात भी ध्यान रखना। अब्बुल फजल के बाद में आता है गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर डी आर भंडारकर। देखो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, शर्मा कहीं में आएंगे? ब्राह्मण में आएंगे। या आप ये मान के चलो कि गोपीनाथ शर्मा और डी आर भंडारकर ने इनको क्या बताया? ब्राह्मण बताया। क्या बताया इनको? ब्राह्मण बताया। ठीक है, ये अपन ने 3-4 चीजें देख ली है कि चित्तौड़ की जो प्रशस्ति है ये समर सिंह के समय की और 1278 के आसपास की है। चित्तौड़ प्रशस्ति के अंदर हमें गुहिल की अनेक शाखाओं का बोध होता है। उसके बाद में है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या है? ज्ञानचंद्र। ठीक है, और ज्ञानचंद्र का कौन सा संग्रहालय था? उपसार्य संग्रहालय था। जब वहां पर कर्नल जेम्स टॉड ने रिसर्च करते उनको पता चला कि गुहिल की कितनी शाखाएं हुआ करती थी? 24 शाखाएं हुआ करती थी। अब कर्नल जेम्स टॉड खुद विदेशी थे, तो उन्होंने क्या बताया? गुहिल वंश को विदेशियों की संतान बताया। अब्बुल फजल ने बताया कि ईरान का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है नौशेरवा आदिल। क्या नाम है? नौशेरवा आदिल उसका नाम है, और ये उन्हीं की संतान है। ठीक है, फिर है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डी आर भंडारकर। इन्होंने क्या बताया? इनको ब्राह्मण वंश का बताया। ठीक है, चलो, ये 4 चीजें हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं मुणोत नैंसी। मुणोत नैंसी, जो मुणोत नैंसी है वो भी अपनी ख्यातों के अंदर, किसके अंदर? मुणोत नैंसी अपनी ख्यातों के अंदर जो है गुहिल की 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं। कितनी शाखाओं का वर्णन करते हैं? 24 शाखाओं का। देखो, 24 शाखाओं का वर्णन एक तो कर्नल जेम्स टॉड ने करा है और एक किसने करा है? मुणोत नैंसी ने करा है। लेकिन जो इन्होंने शाखाओं का वर्णन करा है इनमें से कुछ इनकी मिलती है, कुछ इनकी शाखाएं नहीं मिलती है। ठीक है, मिलना इन द सेंस कि ये दोनों एक जैसे नाम नहीं बताते, मुणोत नैंसी और कर्नल जेम्स टॉड। तो मुणोत नैंसी ने भी गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं बताई है। जो मुणोत नैंसी है वो उन्हें आदि रूप से क्या मानते हैं? तो मुणोत नैंसी इन्हें मानते हैं आदि रूप से ब्राह्मण। क्या मानते हैं? इन्हें आदि रूप से ब्राह्मण मानते हैं। और जानकारी के आधार पर क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? जानकारी के आधार पर ये इन्हें मानते हैं क्षत्रिय। क्या मानते हैं? क्षत्रिय। ठीक है, तो इनका एक नाम निकलकर सामने आता है जिसे अपन कह सकते हैं ब्रह्म क्षत्र। क्या कह सकते हैं? ब्रह्म क्षत्र। ठीक है, कि वह ब्राह्मण जो क्षत्रिय भी था, या फिर वह ब्राह्मण जिसके अंदर कौन से गुण थे? क्षत्रियों के गुण थे। तो ये किसकी कहानी हो गई? मुणोत नैंसी वाली कहानी। पढ़े अपन ने 4-5 सिद्धांत पढ़े, समझ में आए? देखो, इसके बाद में व्यक्ति आएंगे श्यामल दास। कौन आएंगे? श्यामल दास। ठीक है, जो श्यामल दास है इनका ये कहना है कि क्षत्रियों की 36 शाखाएं हुआ करती थी। कितनी शाखाएं हुआ करती थी? क्षत्रियों की 36 शाखाएं हुआ करती थी। उसमें से एक शाखा कौन सी है? गुहिल की है। उसमें से एक शाखा कौन सी है? गुहिल की है। मतलब श्यामल दास भी इनको क्या मानते हैं? क्षत्रिय ही मानते हैं। ठीक है, चलो, अपने सबके मत पढ़ लिया, लेकिन ये खुद भी तो अपने कुछ मानते होंगे। तुम जो मेवाड़ राजवंश के लोग हैं वो अपने आप को मानते हैं सूर्यवंशी। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताते हैं विशुद्ध रूप से सूर्यवंशी। क्या बनाते हैं? विशुद्ध रूप से सूर्यवंशी। कौन बताते हैं? तो डॉक्टर गोपीनाथ। चलो, मेवाड़ वाले अपने आप को क्या मानते हैं? मेवाड़ वाले अपने आप को मानते हैं सूर्यवंशी, लेकिन जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो इन्हें विशुद्ध रूप से सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? विशुद्ध रूप से सूर्यवंशी मानते हैं। जब मेवाड़ राजवंश जो है इस विश्व का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। यहां तक की बात समझ में? ये मेवाड़ के बारे में बताया अपन ने कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या थे, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, और मेवाड़ के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या थे। उत्पत्ति के सिद्धांत में चित्तौड़ प्रशस्ति पढ़ी अपन ने सबसे पहले समर सिंह की 1278 की। उसके बाद में अपन ने कर्नल जेम्स टॉड के बारे में पढ़ा, इन्होंने इनकी 24 शाखाएं बताई और इनको क्या बताया? विदेशियों की संतान बताया। इसके बाद में अपन अबुल फजल को देखा, अबुल फजल इन्हें नौशेरवा आदिल की संतान बताते हैं। क्लियर है कहानी? यहां तक की वंश में अपन पहला व्यक्ति पढ़ेंगे। पहले व्यक्ति का नाम है गुहिल। क्या नाम है? गुहिल। देखो, गुहिल मूलतः राजस्थान का नहीं है। गुहिल मूलतः कहां का नहीं है? राजस्थान का नहीं है। पहले तो अपन गुहिल का टाइम पीरियड लिख लेते हैं। गुहिल का टाइम पीरियड है 566 ईस्वी का टाइम पीरियड है। गुहिल का 566 ईस्वी का टाइम पीरियड है। अब गुहिल मूलतः राजस्थान के नहीं है, तो कहां के हैं? देखो आप लोग, वल्लभी नगर। कौन सा नगर? वल्लभी नगर। और ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है।
वल्लभी नगर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। अच्छा, ये जो सारी कहानी है कर्नल जेम्स टॉड ने बताई है, ध्यान रखना ना। लगभग बात 524 की है, लगभग बात कब की है? 524 ईस्वी की है, ठीक है। और वल्लभी नगर गुजरात के शासक होते हैं शिलादित्य। कौन होते हैं? शिलादित्य होते हैं। वल्लभी नगर गुजरात के शासक कौन है? शिलादित्य हैं, ठीक है। और शिलादित्य की पत्नी का नाम है पुष्पावती। शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या है? पुष्पावती, ठीक है। चलो, तो गोहिल कहां से आए अभी पता चल जाएंगे अपने को। मूलतः राजस्थान के नहीं, जन्म हो सकता है राजस्थान में हुआ, लेकिन मूलतः राजस्थान की नहीं मान के चलना। जो शिलादित्य है, शिलादित्य की पत्नी का नाम पुष्पावती है। और पुष्पावती के ऑलरेडी पहले से कितने फूल खिले हुए हैं? 6 फूल खिले हुए हैं। कितने फूल खिले हुए हैं? 6 फूल खिले हुए हैं। और पुष्पावती के अब 7वां फूल खिलने वाला है। कौन सा फूल खिलने वाला है? 7वां फूल खिलने वाला है। देखो, पुष्पावती के जो पहले 6 हैं वो बालिकाएं हैं, ध्यान रखना। पहले 6 इनके क्या है? बालिकाएं हैं। और अब 7वीं बार पुष्पावती शिशु को जन्म देने वाली है। लेकिन वही वाली बात, इनके मन में डर है कि इस बार भी मेरे लड़की नहीं हो जाए, इसलिए पुष्पावती कहाँ आएगी? आबू के अंदर अंबा भवानी के दर्शन करने के लिए आएगी। कहां पर आएगी? आबू में अंबा भवानी के दर्शन करने के लिए कौन आएगी? पुष्पावती आएगी। जब आबू में अंबा भवानी के दर्शन करने के लिए पुष्पावती आएगी, तो वो एक ही चीज बोलेगी कि अब के बरस मोए बालक की दीजो, क्योंकि ऑलरेडी उनके कितने लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं। इस बार उनको लड़के की आवश्यकता है। चलो, जब दर्शन करके वापस से जा रही होंगी पुष्पावती, तो रास्ते में ब्राह्मण मिलेगा और ब्राह्मण इन्हें कहेगा कि वल्लभी नगर गुजरात में क्या हो चुका है? अरबों का आक्रमण हो चुका है, ठीक है। अरबों का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में किसकी मृत्यु हो गई है? शिलादित्य की मृत्यु हो गई है। तो आप वापस से कहां मत जाओ? वल्लभी नगर वापस मत जाओ। जब इस बात का पता पुष्पावती को चला, तो पुष्पावती को कायदे से सती हो जाना चाहिए था। लेकिन पुष्पावती इस समय गर्भवती है, इसलिए वो क्या नहीं होगी? सती नहीं होगी। सती नहीं होगी तो पुष्पावती इस बार क्या करेगी? एक बालक को जन्म देगी, और बालक को जन्म देकर एक महिला को सौंप देगी कि आपको इसका पालन पोषण करना है। और क्या हो जाएगी? पुष्पावती बाद में सती हो जाएगी। अब उस जो महिला है, उसने जिसने गुहिल का पालन पोषण करा, गुहिल का पालन पोषण उन्होंने गुफा के अंदर करा। काय में करा है? गुफा के अंदर जो उस बालक का पालन पोषण हुआ, इसलिए गुफा में उसका पालन पोषण होने की वजह से उस बालक का नाम क्या पड़ गया? गोहिल पड़ गया, फिर क्या पड़ गया? गुहादित्य पड़ गया है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? तो ये सारी बात मैंने आपको वल्लभी नगर वाली बताई है, ये कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड जो है वो गोहिल वंश को वल्लभी नगर से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, फिर जोड़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके? चलो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोशनलाल सांबर। क्या नाम है? रोशनलाल सांबर। जो रोशनलाल सांबर है, इन्हें 1869 में, 1869 में, कब? 1869 में। देखो 69 में बोल रहा हूं आपको, 69 नहीं बोल रहा हूं इसको। तो 69 में इसको बोल रहा हूं। उनका मतलब होता है एक कम। उनका मतलब क्या होता है? एक कम, ठीक है। और उन एक उपसर्ग भी है, तो 70 में से एक कम करेंगे अपन, तो 70 के आगे क्या लगाएंगे? उन, तो क्या बन जाएगा? ये 69 बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो 1869 की बात है, और व्यक्ति का नाम क्या है? रोशनलाल सांबर इनका नाम है। इन्हें आगरा से, कहां से? इन्हें आगरा से गुहिल के लगभग 2000 सिक्के मिले हैं। और ये सिक्के काहे के मिले इनको? चांदी के मिले। और 9 क्या मिले इन्हें? तांबे के सिक्के मिले। तो 1869 वाली बात को ध्यान रखना आप कि रोशनलाल सांबर को 2000 चांदी के और 9 तांबे के सिक्के मिले। कहां पे मिले? आगरा में। इसका मतलब गुहिल एक प्रतापी शासक था, बहुत बड़ा शासक था, जो आगरा तक चला गया ना। चलो, यहां तक की बात। सामोली का अभिलेख, क्या नाम है अभिलेख का? सामोली का अभिलेख। देखो, सामोली का अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ये गुहिल वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ध्यान रखना ना। जो सामोली का अभिलेख है, ये शिलादित्य सेकंड के समय का है। किसके समय का है? शिलादित्य सेकंड के समय का है, ठीक है। और ये अभिलेख का टाइम पीरियड क्या है? तो इस अभिलेख का टाइम पीरियड है 646 ईस्वी। 646 ईस्वी इनका क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक है। चलो, ये जो सामोली का अभिलेख है किसे मिला है? तो ये मिला था जी.एच. ओझा को। किसको मिला है? जी.एच. ओझा को मिला है। कहां पर मिला है? तो भूमठ उदयपुर में मिला है। कहां पर मिला है? भूमठ उदयपुर में। आई कोई बात समझ में? सामोली का अभिलेख पढ़ रहे हैं अपन, शिलादित्य सेकंड का समय का है, लगभग 646 ईस्वी का ये है। और ये किसको मिला है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को मिला है। और किसी कहां पर मिला है? भूमठ उदयपुर के अंदर मिला है, ठीक है। वर्तमान में ये कहां पर है? तो अजमेर के संग्रहालय में है। वर्तमान में ये कहां पर है? अजमेर के संग्रहालय के अंदर है। सामोली का अभिलेख की खास बात याद रखना, ये 12 पंक्तियों का अभिलेख है, ठीक है ना। कितने? 12 पंक्तियों का ये क्या है? अभिलेख है। क्लियर है यहां तक की कहानी? चलो, कोई बात समझ में सामोली के अभिलेख के बारे में? क्या ये शिलादित्य सेकंड का समय का है, 646 ईस्वी का टाइम पीरियड है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को ही मिला है। और कहां पर मिला? भूमठ उदयपुर में मिला है। कितने पंक्तियों का अभिलेख है? 12 पंक्तियों का। और कहां पर है वर्तमान के अंदर? ये अजमेर के अंदर है, ठीक है। अब जो अभिलेख है, इस अभिलेख से पता चलता है कि जो शिलादित्य सेकंड है, कौन है? शिलादित्य सेकंड है, वो गुहिल के 5 वंशज है। क्या है? वो गुहिल के 5 वंशज है। तो अब अपने को 5 जने के नाम भी लिखने पड़ेंगे अगर ये 5 वंशज है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गुहिल को। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? गुहिल को। दूसरे नंबर पे आते हैं भोज, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है महेंद्र। चौथे नंबर पे आता है नाग। चौथे नंबर पे क्या आता है? नाग।
और 5वें नंबर पे क्या आते हैं, शिलादित्य सेकंड आते हैं। शिलादित्य सेकंड के टाइम पीरियड का 646, तो गौरी शंकर विराचंद हो जाएगा। ऐसा कहना है कि अगर एक व्यक्ति लगभग 20 वर्ष तक भी शासन करता है तो 20-20 साल का टाइम पीरियड बांट दो इनमें। शिलादित्य सेकंड का टाइम पीरियड क्या है, 646 का है। 20-20 साल सब में कम करेंगे तो किसका टाइम पीरियड निकल जाता है, गुहिल का टाइम पीरियड निकल जाता है। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब जो सामोली का अभिलेख है उससे एक चीज की जानकारी और मिलती है। सामोली के अभिलेख से हमें अरण्यवासिनी देवी के मंदिर की जानकारी मिलती है। कौन से मंदिर की जानकारी मिलती है, अरण्यवासिनी देवी के मंदिर की जानकारी मिलती है। अरण्यवासिनी का मतलब होता है वन में वास करने वाली देवी। कैसे, वन में वास करने वाली देवी। वर्तमान में इन्हें अपन जावर माता के नाम से जानते हैं और इनका मंदिर कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई। जो अरण्यवासिनी देवी का मंदिर है इसके आसपास में लगभग 200 मंदिर है ऐसा कहते हैं, इसलिए इसे मेवाड़ का काशी भी अपन लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये जो मंदिर है ये नागर शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, अरण्यवासिनी देवी का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। वर्तमान में नाम क्या है, जावर माता का मंदिर है। और जावर में शीशे जस्ते की खान है। सबसे पुरानी शीशे जस्ते की खान कहां पर है, तो जावर के अंदर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके मंदिर का निर्माण करवाया था जो जैन महाजनों का मुखिया था, जैतक। क्लियर है कहानी। तो अरण्यवासिनी देवी का मंदिर है, इस बारे में भी आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है वो महिषासुर मर्दानी की मूर्ति लगी हुई है या माता भगवती की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। तो अपन आज मेवाड़ के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें अपन ने इनके क्षेत्र पढ़े हैं, राजधानी पढ़ी है। ठीक है, और अपन इसके अंदर कुछ चीजें देख ली, जैसे कि गुहिल के बारे में पढ़ लिया अपन ने, सामोली के अभिलेख के बारे में पढ़ लिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।